प्रिय छात्रों, मैं संदीप कुमार सिंह लर्न टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। क्लास 10th मैथमेटिक्स में इसके पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ चुके हैं और 1.1 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोगों को देखना है एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.2 से पहले हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है ये देखेंगे। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि यदि कोई भाज्य संख्या दी गई है तो उस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में एक अद्वितीय प्रकार से लिख सकते हैं और भाज्य संख्याओं के क्रम को ना देखा जाए तो यहाँ पे देखिए एक भाज्य संख्या 10 दी गई है और इसको देखते हैं हम लोग कैसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुणे 5। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि अगर ये अभाज्य संख्या का क्रम ना देखा जाए कि 2 पहले आएगा या 5 पहले आएगा, तो देखिए 10 को हम केवल एक ही प्रकार से लिख सकते हैं 2 गुणे 5 करके। अगर इसके क्रम को ना देखा जाए, अगर इसके क्रम को देखेंगे तो हो सकता है इसको 5 गुणे 2 भी लिखा जा सके, तो ये 2 प्रकार से हो जाएगा। लेकिन अगर इसके क्रम को ना देखा जाए तो कोई भी भाज्य संख्या है उस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में केवल एक ही प्रकार से लिखा जा सकता है और यही क्या है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। जैसे कोई दूसरी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 15 यानी 15, तो यहाँ 15 को देखिए क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 5। अब इसके क्रम को अगर ना देखा जाए कि 3 पहले आएगा या 5 पहले आएगा, तो ये 15 का अभाज्य गुणनखंड जो आएगा वो यूनिक होगा, एक अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है और वो केवल क्या होगा 3 गुणे 5। तो यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि यदि कोई भाज्य संख्या दी गई है तो उस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में एक अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है यदि इसके क्रम को ना देखा जाए। अगर इसके क्रम को एक्सरसाइज 1.2 में एक फार्मूला पढ़ना है, वो फार्मूला क्या है देखते हैं। दो संख्याओं के गुणनफल तथा एलसीएम और एचसीएफ के बीच संबंध का एक फार्मूला है और उसी को देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर ये फार्मूला एक्सरसाइज 1.2 में यूज होना है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। तो ये फार्मूला देख लीजिए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जो दी गई संख्याएं हैं इसमें उन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है 140 दिया गया है। इस 140 जो संख्या दी गई है इस संख्या को क्या काम करना है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले इसको 2 से भाग देंगे। 140 को 2 से भाग दोगे कितना जाएगा 70, फिर 2 से भाग देंगे इसको आ जाएगा 35, उसके बाद 5 से भाग दीजिए 5 सत्ते 35 और ये कितना जाएगा 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे देखिए 140 इज इक्वल टू कितना जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 7। तो ये हो जाएगा 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। क्वेश्चन इसी प्रकार से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो सबसे पहले दो संख्याएं दी गई हैं, देखिए क्या दिया गया है। दूसरे का फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है 26 और 91 दिया गया है। 26 और 91 दिया गया है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या काम करते हैं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड देखिए क्या जाएगा 2 गुणे 13, 13 दूना 26। ऐसे 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या जाएगा देखिए 7 गुणे 13, 13 सते 91।
अब यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या काम करेंगे, दोनों संख्याओं में जो गुणनखंड कॉमन होगा उस कॉमन गुणनखंड को लिख देंगे और वही दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। उसके बाद दोनों का एलसीएम लिखना है। देखिए एलसीएम कैसे लिखेंगे, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो कॉमन गुणनखंड है उसको पहले लिख लीजिए, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको पहले लिख लीजिए। उसके बाद जो दो संख्याएं बच रही हैं उन संख्याओं को लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है, गुणे 2 और गुणे क्या जाएगा 7, और इन दोनों का गुणा कर लीजिए तो कितना जाएगा, 13 दूना 26 और 26 को 7 से गुणा कराएंगे, 7 छंग 42 और 7 दूनी 14 4 18 आ जाएगा 182। उसके बाद देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर देखना है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, ये चेक करना है हमको। सबसे पहले दो संख्याएं देखिए क्या क्या दी गई हैं, 26 गुणे कितना 91, 26 गुणे 91। उसके बाद एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम देखिए कितना आया है 182 गुणे एचसीएफ कितना दिया गया है देखिए 13, गुणा कर लीजिए, 26 से कम 26 आ जाएगा 6, 9 6 54 कितना आ जाएगा ये 9 18 5 23 2366 और 13 दूना 26, 13 8 104 6 106 13 कम 23 आ जाएगा। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इसी प्रकार आप दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, दूसरे का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले तीसरे का पहला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्या दिया गया है, 12 15 और क्या दिया गया है 21, ये 3 संख्याएं दी गई हैं। इन तीनों संख्याओं का हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। ऐसे 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना जाएगा, 3 गुणे 5। और 21 का अभाज्य गुणनखंड देखिए क्या जाएगा, 3 गुणे 7। अब देखिए 12 15 और 21 का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमने बताया है आपको कि तीनों संख्याओं में जो कॉमन गुणनखंड होंगे उनको लिख लीजिए और उनका क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कॉमन में देखिए यहाँ पे केवल एक ही संख्या कॉमन मिल रही है, उभयनिष्ठ मिल रही है, और वो क्या है 3। तो 12 15 और 21 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद देखिए एलसीएम क्या आएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या काम करेंगे, जो तीनों में उभयनिष्ठ हो उसको एक बार लिख लेंगे, 3 गुणे। उसके बाद जो संख्याएं बच रही हैं 2 गुणे 2, यहाँ बचेगा 2 गुणे 2 और क्या बच रहा है गुणे 5 और गुणे कितना जाएगा 7। फिर इन तीनों का गुणा कर लीजिए, यहाँ पे जो कुछ मिल रहा है हमको कितना जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 12 पंचे 60 और 7 छंग 42 कितना जाएगा ये 420। तो 12 15 और 21 का एलसीएम कितना जाएगा 420 और एचसीएफ कितना जाएगा 3। इसके बाद देखिए तीसरे का सेकंड पार्ट क्या दिया गया है, 17 23 और 29। तो 17 23 और 29 हम जानते हैं कि ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं। तो इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए सीधा सीधा कि अगर तीनों अभाज्य संख्याएं हैं तो अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। ये ध्यान रखना है आपको, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है 1। और इनका एलसीएम क्या मिलेगा, एलसीएम जो आएगा वो इन तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। कितना, 17 गुणे 23 गुणे 29। इन तीनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम हो जाएगा किसका, 17 23 और 29 का। और 17 23 और 29 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 11,339। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 17 23 और 29 का एचसीएफ कितना जाएगा 1 और एलसीएम कितना जाएगा 11,339। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया गया है,
तो दो संख्याओं का HCF दिया गया है। देखिए दो संख्याओं का HCF दिया गया है। HCF ऑफ 306 एंड 657, 306 और 657 का HCF दिया गया है कितना? 9। और हमको LCM निकालना है, इन दोनों संख्याओं का LCM निकालना है। तो हम जानते हैं कि LCM और HCF का गुणनफल जो होता है वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। LCM गुणे HCF बराबर हो जाएगा क्या? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। यहां से देखिए LCM ज्ञात करना है, HCF दिया गया है कितना? 9, और दो संख्याएं दी गई हैं। संख्या क्या है? 306 और 657। तो यहां से देखिए अगर LCM निकालें तो LCM बराबर कितना आ जाएगा? 306 गुणे 657 बटे कितना आ जाएगा? 9। 9 से इसको भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, और 34 को क्या कर दीजिए? 657 से गुणा कर दीजिए। 34 गुणे कितना हो जाएगा? 657। तो 34 गुणे 657 देखिए कितना आ जाएगा? 34 गुणे 657 आ जाएगा 22,338। 22,338 ये आंसर हो जाएगा। और आप इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से भी चाहें तो इसका LCM निकाल सकते हैं, वहां से भी कितना जाएगा? 22,338 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। प्राकृतिक संख्या का मतलब n का मान हम लोग 1, 2, 3, 4 कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है, पहले क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए। ये कहा जा रहा है कि n की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखिए और उसको सॉल्व करिए, तो क्या इसको सॉल्व करने के बाद इकाई के स्थान पे 0 आ सकता है? ये हमको जांच करना है। मतलब क्या हुआ कि अगर 6 यहाँ पे 6 लिखा है, 6 की पावर 2 लिखा जाए तो कितना जाएगा? 36, 6 का स्क्वायर कितना जाएगा? 36। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि n की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखी जाए तो क्या यहाँ पे इकाई के स्थान पे 0 आ सकता है कभी? ये हमको जांच करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पे 0 आता है उनके अभाज्य गुणनखंड कैसे हैं। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए ये 10 लिखा हुआ है, 10 में देखिए ये संख्या 10 0 पे समाप्त हो रही है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखते हैं क्या मिलेगा? 2 गुणे 5। ऐसे हम लोग 20 देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं 20, यहाँ पर भी अंक 0 पे समाप्त हो रही है संख्या, तो यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा? 2 गुणे 2 गुणे कितना आ जाएगा? 5। तो ध्यान दीजिए जो संख्या अंक 0 पर समाप्त हो रही है उसके अभाज्य गुणनखंड में देखिए क्या मिल रहा है। यहाँ पे कुछ और एक संख्या लिख देते हैं 30, ये भी अंक 0 पर समाप्त हो रही है, तो देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पे? इसका गुणनखंड कराएंगे तो क्या जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 5। तो यहाँ से एक आंकड़ा मिल रहा होगा कि अगर कोई भी संख्या अंक 0 पर समाप्त हो रही है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो कोई संख्या अगर अंक 0 पर समाप्त हो रही है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 जरूर आना चाहिए। 2 और 5 कम से कम एक बार जरूर होना चाहिए। 2 और 5, ऐसा नहीं है कि केवल 2 हो या केवल 5 हो तो अंक 0 पर समाप्त हो जाएंगे। 2 और 5 कम से कम एक बार दोनों को आना चाहिए संख्या के अभाज्य गुणनखंड में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 6 की पावर n में क्या होता है। देखिए तो 6 की पावर n का मतलब क्या हुआ? 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड हम लोग कराएंगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 2, 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 2, और इसकी पावर कितना आ जाएगा? n, और इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए 3 की पावर n गुणे कितना आ जाएगा? 2 की पावर n। और उसके बाद देखिए अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि कोई भी भाज्य संख्या केवल और केवल एक प्रकार से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखी जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये है तो यही एक पार्ट आएगा, केवल इस 6 की पावर n को केवल और केवल 3 की पावर n इंटू 2 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 तो आ रहा है, 2 के फैक्टर आ रहे हैं लेकिन 5 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब 6 की पावर n कभी भी अंक 0 पर समाप्त
नहीं होगी। यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि 6 की पावर n में संख्या 2 तो आ रही है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। अगर यहाँ 5 भी आ रहा होता तो संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होती, लेकिन यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, इसलिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर लिखना है तो लिख लीजिएगा कि 6 की पावर n अंक 0 पर कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। जबकि कोई संख्या अंक 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 7 गुणे 13 गुणे 13 प्लस 13, और एक क्वेश्चन इसी में और है। और इन दोनों क्वेश्चन को क्या करना है, दोनों क्वेश्चन को चेक करना है कि क्या ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये कारण देना है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो एक क्वेश्चन पहले यहाँ पे देखिए 7 गुणे 13 प्लस 13 ये भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या क्यों है ये देखने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि भाज्य संख्याएं होती क्या हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो अब भाज्य यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए 4 लिखा हुआ है तो 4 का मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे क्या जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए, और इसको यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 के कितने गुणनखंड आएंगे, एक तो 1 आएगा, दूसरा 2 हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 4 के 3 गुणनखंड हो जा रहे हैं, इसलिए जो संख्या 4 है ये भाज्य संख्या है और ये सबसे छोटी भाज्य संख्या भी है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले क्या काम करिए, इसमें से 13 कॉमन ले लीजिए। 13 कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा 7 गुणे 11, और यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस, यहाँ से 1 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 1। अब यहाँ पे देखिए 13 गुणे क्या जाएगा 11 सते 77 प्लस कितना आ जाएगा 1, तो आ जाएगा 13 गुणे 78। अब आप यहाँ पे देखिए ये जो संख्या लिखी हुई है इस संख्या के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। एक तो यहाँ पे 13 लिख सकते हैं, और 78 को देखिए अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ये संख्या मिल रही है इस संख्या के मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाएंगे, मतलब इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे और इसीलिए ये संख्या क्या हो जाएगी भाज्य संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार आप लोग दूसरा क्वेश्चन जो 6 का सेकंड पार्ट दिया गया है वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो वे कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या काम करना है, देखिए एक स्थान से दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, एक 18 मिनट में एक चक्कर लगाता है और दूसरा 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। तो क्या काम करना है, इन दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकाल दीजिए 18 और 12 का। क्वेश्चन नंबर 7 है 18 और 12 का एलसीएम निकाल दीजिए और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले 18 का देखिए अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, क्या जाएगा 2 गुणे 3 गुणे कितना जाएगा 3, और 12 का अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिए, कितना जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या जाएगा, इसका एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो कॉमन संख्या है उसको एक बार लिख लीजिए पहले, तो क्या जाएगा 2 गुणे 3, और उसके बाद जो बच रही है संख्या है उनको लिख दीजिए। तो 2 गुणे कितना जाएगा 3, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना जाएगा 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18 और 18 दूना 36। ये 36 आपका आंसर हो जाएगा। 36 मिनट बाद वो दोनों एक स्थान पर फिर से मिलेंगे। इसके बाद देखिए एक प्रमेय दिया गया है, इस प्रमेय का यूज हम लोग आगे करेंगे जब √2 को अपरिमेय संख्या दिखाएंगे, √5 को अपरिमेय संख्या दिखाएंगे। तो सबसे पहले इस प्रमेय को समझते हैं कि यह प्रमेय क्या है। प्रमेय दिया गया है, माना p एक अभाज्य संख्या है। यदि p कोई एक अभाज्य संख्या है और यदि p a स्क्वायर को क्या करता है विभाजित करता है, यदि p एक अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी क्या करेगा विभाजित करेगा। फिर से समझ लीजिए, अगर p कोई अभाज्य संख्या है और p क्या कर रही है a स्क्वायर को क्या करती है विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी, ये कह रहा है प्रमेय आपका। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये संख्या
5 लिखी हुई है। 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अब ये 5 अगर 5 यहां पे देखिए, ये 5 अगर 25 के स्क्वायर को मान लीजिए विभाजित करती है, या यहां पे लिख दिया जाए 5 क्या है? 5 के स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर 5 के स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये 5 को भी विभाजित करेगा, ये आपकी प्रमेय कहती है। तो ऑब्वियस है, यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर 5 के स्क्वायर यानी 25 को विभाजित करेगा तो 5 को भी विभाजित करेगा। यही प्रमेय आपकी कहती है कि अगर कोई p एक अभाज्य संख्या है और p अगर a स्क्वायर को विभाजित कर रही है, p अगर a स्क्वायर को क्या कर रही है? विभाजित कर रही है, तो p a को भी क्या करेगी? विभाजित करेगी। इस प्रमेय का यूज हम लोग आगे एक्सरसाइज 1.3 में करेंगे।